नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। 2 ट्रिलियन का सपना और वो 5 सच जो उसे परखते हैं, आज हम इसकी बात करने वाले हैं बिग पिक्चर पर। दोस्तों, 27 अप्रैल को दिल्ली के भारत मंडपम में एक बड़ी बैठक हुई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 30 से ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के प्रतिनिधियों को बुलाया और उद्योग जगत के दिग्गज आए। फिक्की, एसोचैम, पीएचडी सब थे। इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए पर हस्ताक्षर के ठीक बाद यह बैठक हुई है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में $860 बिलियन का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है और यह स्प्रिंग बोर्ड है और इसी स्प्रिंग बोर्ड से कूदकर हमें 2030 तक $2 ट्रिलियन यानी 166 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करना है। $2 ट्रिलियन एक बड़ी संख्या है, एक बड़ा सपना है। लेकिन दोस्तों, आज बिग पिक्चर में हम उस सपने को 5 जरूरी सवालों से परखेंगे। हॉर्मुज बंद है, फूड इन्फ्लेशन आ रही है, इथेनॉल के लिए पानी जा रहा है, कॉर्न एक नई एग्री रिवॉल्यूशन बन रहा है और ईरान अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स बेचने की तैयारी कर रहा है। ये 5 खबरें हैं, अलग अलग नहीं हैं, लेकिन यह एक ही बड़ी तस्वीर के 5 टुकड़े हैं और आइए आज उन्हें एक साथ देखते हैं। तो पहली जो खबर है, $2 ट्रिलियन का जो गोल रखा गया है, ये सपना है या फिर रोड मैप। तो 27 अप्रैल 2026 भारत मंडपम न्यू दिल्ली में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए साइनिंग के बाद, बिल्कुल ठीक बाद, एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। 30 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स आए, उसमें फिक्की आया, एसोचैम आया, पीएचडी आया और डीजीएफटी के सीनियर्स ऑफिशियल भी आए। गोयल ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया का टोटल मर्चेंडाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट $860.09 बिलियन रहा। 4.22% की ग्रोथ रही, रिकॉर्ड है। और उन्होंने एक टारगेट दिया कि 2030 तक $2 ट्रिलियन। डीजीएफटी ने एक रिफॉर्म रोड मैप पेश किया, केपीआई बेस्ड परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क फॉर ईपीसीज, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा, डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स, डिजिटल ट्रेड एकेडमी, एमएसएमई पार्टिसिपेशन और एमएसएमईज की तरफ से एक चिंता भी आई, कंप्लायंस कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स मुश्किल हैं, ग्लोबल मार्केट्स में एंट्री करना छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए कठिन है। तो इस सारे बातों को एक साथ रखते हैं और देखते हैं, इसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, $860 बिलियन से $2 ट्रिलियन जाना, यानी 4 साल में 2 गुने से भी ज़्यादा, क्या यह संभव है? आइए आंकड़े देखते हैं। अभी इंडिया के पास 9 एफटीएज हैं, न्यूजीलैंड एफटीए ताज़ा है, ईयू एफटीए इसी कैलेंडर ईयर में साइन होने की उम्मीद है और यूके एफटीए भी पाइपलाइन में है, यानी नए मार्केट्स खुलने वाले हैं। लेकिन एक सवाल है, $860 बिलियन में सर्विसेज का हिस्सा बढ़ा है, आईटी, सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज ये बढ़ रहे हैं, लेकिन मर्चेंडाइज गुड्स यानी फिजिकल प्रोडक्ट्स की ग्रोथ सिर्फ 0.93% रही और वेस्ट एशिया में एक्सपोर्ट्स मार्च में 58% गिर गए। $2 ट्रिलियन तभी होगा जब मर्चेंडाइज गुड्स भी उसी स्पीड से बढ़ें और मर्चेंडाइज तभी बढ़ेगा जब शिपिंग रूट्स सेफ हो, रॉ से प्रोसेस्ड की तरफ शिफ्ट हो और एमएसएमईज को रियल सपोर्ट मिले। इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, जेम्स ज्वेलरी, एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स, ये सब पोटेंशियल कैरियर्स हैं, लेकिन इनके लिए स्टेबल पॉलिसी, लॉन्ग टर्म रोड टेप कमिटमेंट्स और हॉर्मुज जैसे क्राइसिस से अल्टरनेट रूट्स सब चाहिए। इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए। न्यूजीलैंड एक छोटा लेकिन प्रीमियम मार्केट है, डेयरी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ सब अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन यह एफटीए अकेले $2 ट्रिलियन नहीं बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि $2 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा है, एम्बिशियस गोल रखा है, क्या यह इम्पॉसिबल है? लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। शर्त यह है कि सिर्फ बैठ के नहीं हो, रिफॉर्म्स जमीन पर उतरें, एमएसएमईज को रियल फैसिलिटेशन मिले और ग्लोबल डिसरप्शन के बावजूद अल्टरनेट रूट्स तैयार हों। अगली 4 खबरें यही बताती हैं कि रास्ते में क्या क्या है। तो खबर नंबर 2 पर अब हम चलते हैं, हॉर्मुज संकट की बात करते हैं। खाने की थाली पर मंडराता तूफान।
जी हाँ, 28 फरवरी 2026 जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसी दिन से हॉर्मुज स्ट्रेट की कहानी बदल गई। एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इकोनॉमिस्ट मैक्सिमो टोरेरो ने यूएन प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 30 से 35% क्रूड ऑयल मूवमेंट नहीं हो रही, 20% नेचुरल गैस नहीं चल रही और 20 से 30% फर्टिलाइजर्स नहीं निकल रहे। यह मैग्नीट्यूड ऑफ इंपैक्ट है। टैंकर ट्रैफिक हॉर्मुज में 90% से ज़्यादा कोलैप्स हो गया है। एफएओ प्रोजेक्शंस के मुताबिक ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइसेस 2026 की पहली छमाही में 15 से 20% तक ज़्यादा रह सकते हैं। मिडिल ईस्ट का ग्रैन्युलर यूरिया मार्च के पहले हफ्ते में 19% उछला। इजिप्टियन यूरिया 28% बढ़ा। वर्ल्ड बैंक के अनुसार फरवरी से मार्च के बीच यूरिया की कीमतें लगभग 46% मंथ ऑन मंथ बढ़ी हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अनुमान लगाया है कि अगर वॉर और हॉर्मुज क्लोजर जारी रहा तो मिड 2026 तक 4.5 करोड़ अतिरिक्त लोग एक्यूट हंगर की कगार पर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हॉर्मुज सिर्फ ऑयल का रास्ता नहीं है, यह दुनिया के खाने का रास्ता है। समझिए, ये चेन समझिए आप। नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर बनाने का रॉ मटेरियल और उसके बाद फर्टिलाइजर खेतों में जाती है, फिर फसल उगती है और खाना मिलता है। यह पूरी चेन का एक बड़ा हिस्सा है, हॉर्मुज के जरिए चलता है। और जब हॉर्मुज बंद होता है तो फर्टिलाइजर महंगी होती हैं। किसान कम फर्टिलाइजर डालता है, फर्टिलाइजर कम डली तो यील्ड कम होगी, यील्ड कम हुई तो फूड कम, और फूड कम हुआ तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यह सीक्वेंस, जिसे इकोनॉमिस्ट सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट कहते हैं, अभी शुरू हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ शारजाह के रिसर्चर्स ने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी जर्नल में लिखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक एनर्जी चोक पॉइंट नहीं है, यह एक फूड चोक पॉइंट है। उनके अनुसार यूरिया प्राइसेस वॉर से पहले के मुकाबले 36% ऊपर हैं। IFPRI यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा कि नाइट्रोजन इंटेंसिव क्रॉप्स जैसे गेहूं, चावल, मक्का की यील्ड ड्रॉप होंगी और डिस्ट्रप्शन जारी रहा। जी हाँ, CSIS के एनालिसिस के अनुसार अगर ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल से ऊपर जून 2026 तक रही तो फूड प्राइसेस का असर कंज्यूमर्स तक 4 महीने में पहुंचेगा। यानी जून जुलाई में इंडिया के मंडियों में भी असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और एक बात, फर्टिलाइजर शिपमेंट्स वेल्दी कंट्रीज की तरफ पहले डाइवर्ट हो रहे हैं। अफ्रीका, साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज जो गल्फ फर्टिलाइजर पर ज़्यादा डिपेंड हैं, वो सबसे ज़्यादा हर्ट होंगे, प्रभावित होंगे। अब इसका ओवरऑल अगर हम इम्पैक्ट देखें तो इंडिया के लिए यह सीधी चुनौती है। यूरिया इंडिया दुनिया से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। खरीफ सीजन आ रहा है, अगर यूरिया लेट आई या महंगी हुई या किसान तक समय से नहीं पहुंची तो अगली रबी की शुरुआत खटाई में पड़ सकती है। 2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट टारगेट की न्यू इंडिया की एग्रीकल्चर है और वह न्यू अभी हॉर्मुज के तूफान में हिल रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो हमारे $2 ट्रिलियन के टारगेट से जुड़ी हुई है, मक्के से। जी हाँ, इंडिया की अगली एग्री रिवॉल्यूशन है ये मक्का। तो इंडिया में मक्का, जिसे हम कॉर्न भी कहते हैं, एक क्वाइट रिवॉल्यूशन लेकर आया है। 2022-23 में एथेनॉल के लिए मेज डिमांड 0.8 मिलियन टन थी और 2024 में 12.7 मिलियन टन, यानी 3 सालों में 15 गुना का उछाल। इंडिया इस वक्त सालाना 35 से 37 मिलियन टन मक्का उगाता है। इसमें से 55 से 60% पोल्ट्री और एनिमल फीड को जाता है। इथेनॉल अब 20% से कम हिस्से में है। इंडिया का एवरेज मक्का यील्ड करीब 3.5 टन पर हेक्टेयर है, जबकि ग्लोबल बेंचमार्क 6 से 7 टन पर हेक्टेयर का है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत 2047 तक मेज आउटपुट डबल कर 86 मिलियन टन करना चाहता है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को वाटर इंटेंसिव पैडी से मेज की तरफ शिफ्ट करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। अब इसका विश्लेषण देखते हैं। तो दोस्तों, मक्के की यह कहानी बहुत ही जरूरी है और इसे कम लोग समझते हैं। मक्का सिर्फ खाने का अनाज नहीं है, यह एक इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म है। पोल्ट्री फीड से लेकर स्टार्च तक, इथेनॉल से लेकर फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स तक, बायो मटेरियल से लेकर स्वीटनर्स तक, मक्का हर जगह है। और जैसे जैसे इंडिया का मिडिल क्लास बढ़ेगा, चिकन खाना बढ़ेगा, चिकन के लिए पोल्ट्री बढ़ेगी और पोल्ट्री के लिए मक्का बढ़ेगा।
एग्रो स्पेक्ट्रम इंडिया ने लिखा है कि मेज इज बिकमिंग इंडियाज नेक्स्ट इंडस्ट्रियल इंजन। लेकिन एक चैलेंज है, इंडिया का एवरेज यील्ड ग्लोबल बेंचमार्क का आधा है, यानी जितनी जमीन पर हम मक्का उगाते हैं उतनी ही जमीन पर अमेरिका या ब्राजील 2 गुना या 3 गुना उगाते हैं। और एक टेंशन है, मक्के को इथेनॉल, स्टार्च, पोल्ट्री, एक्सपोर्ट, इन सब में कैसे बांटे। अगर इथेनॉल के लिए बहुत ज़्यादा गई तो पोल्ट्री फीड महंगी होगी, पोल्ट्री फीड महंगी होगी तो चिकन और एग्स महंगे होंगे। QQRI के रिसर्च के अनुसार मक्के की डिमांड में डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, जो अच्छी बात है, लेकिन दालें और ऑयल सीड का एरिया डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पल्स एरिया 6.74 लाख हेक्टेयर्स घट रहा है। यह फूड सिक्योरिटी का एक और एंगल है। सॉल्यूशन क्या है? तो हाइब्रिड सीड्स, प्रिसीजन फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, डिजिटल एडवाइजरी सिस्टम्स, इनसे इंडिया का मेज यील्ड 3.5 टन से 6 से 7 टन तक ले चला जाएगा, बिना किसी एक्स्ट्रा लैंड के। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स की बात करें तो इंडस्ट्री एस्टिमेट्स कहते हैं कि 10 साल में 60 से 70 मिलियन टन बिना नई जमीन जोड़े। पंजाब और हरियाणा में पैडी से मेज शिफ्ट एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि मेज राइस से काफ़ी कम पानी मांगता है। यह इथेनॉल एपिसोड में जो ग्राउंड वाटर क्राइसिस है उसका भी एक पार्शियल सॉल्यूशन है। अब इसका हम इम्पैक्ट देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या है। तो कॉर्न एग्री बिजनेस इंडिया की एग्री इकोनॉमी का अगला इंजन बन सकता है, लेकिन इसके लिए यील्ड प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, एलोकेशन बैलेंस रखना होगा और पैडी से मेज शिफ्ट को पॉलिसी सपोर्ट चाहिए। यह $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट टारगेट में एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, अगर सही से किया जाए। अब बात करते हैं उसकी जो मिडिल ईस्ट के युद्ध से निकला है जो नया खतरा, वो क्या है? ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स। जंग में हथियार बनते हैं और वो हथियार फिर बिकते हैं, ये अब सब जानते हैं। ईरान अब अपनी डिफेंस एक्सपर्टाइज और मिलिट्री इक्विपमेंट ग्लोबली एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। इसमें बैटलफील्ड एक्सपीरियंस, ड्रोन्स और मिसाइल्स सिस्टम शामिल हैं। ईरान का शाहिद ड्रोन, जिसे पहले यूक्रेन में रशिया ने इस्तेमाल किया, फिर इस वॉर में एक एस्टेब्लिश्ड बैटल प्रूवन प्लेटफॉर्म बन गया है। एटलांटिक काउंसिल के रिसर्चर्स ने बताया कि ईरान के पास वेस्टर्न कॉम्पिटिटर से एक बड़ा एडवांटेज है। पहला, उसके वेपन बैटल प्रूवन है। दूसरा, वो दुनिया में किसी को भी बेच सकता है, कोई पॉलिटिकल या लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तीसरा, उसके वेपन्स बहुत सस्ते हैं वेस्टर्न अल्टरनेटिव्स की तुलना में। ईरान का फतेह 110 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, शाहिद ड्रोन सीरीज, ये सब ग्लोबली अट्रैक्टिव हो रहे हैं। रशिया ने ईरानियन ड्रोन्स का एक फैक्ट्री अपने येलाबुगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थापित भी कर लिया है। दोस्तों, इस खबर का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। यह खबर एक जियोपॉलिटिकल अलर्ट है जो इंडिया के लिए बहुत डायरेक्टली रिलेवेंट है। पहले समझिए, ईरान इस वॉर में फाइट कर रहा है और साथ में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को ग्लोबल मार्केट में पेश भी कर रहा है। यह कैसे? क्योंकि हर एक ड्रोन जो उड़ता है वो एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन है। बायर्स देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट्स वेस्टर्न वेपन्स नहीं खरीद सकते पॉलिटिकल रीजन से या सैंक्शंस की वजह से या अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ईरान की तरफ देखेंगे। इंडिया के लिए इसके 3 डायरेक्ट इंप्लीकेशंस हैं। पहला, इंडिया का डिफेंस इकोसिस्टम। इंडिया अपने नेबर्स में ईरान के वेपन्स जाते हुए देखना नहीं चाहेगा। अगर पाकिस्तान या दूसरे रीजनल एक्टर्स ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स लेते हैं तो इंडिया की सिक्योरिटी कैलकुलस बदलती है। दूसरा, इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट एम्बिशन। इंडिया खुद एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनना चाहता है। 2025-26 में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 23,000 करोड़ से ज़्यादा रहा। लेकिन अगर ईरान सस्ते बैटल प्रूवन वेपन्स ग्लोबल मार्केट में भेजता रहा तो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। और तीसरा, इंडिया की डिप्लोमेटिक पोजीशन। ईरान के साथ इंडिया के हिस्टोरिकल संबंध है, हिस्टोरिकल रिलेशन है, चाबहार, एनर्जी, कनेक्टिविटी। लेकिन अगर ईरान डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में यूएस और वेस्ट के निशाने पर आता है तो इंडिया की ईरान पॉलिसी और कॉम्प्लेक्स होगी। जिनसा के फरवरी 2026 के एनालिसिस में ईरान की मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटीज को इवॉल्विंग और इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड बताया गया है। और एक बात, ईरान के पास चाइना से बीदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का एक्सेस है। चाइना उसे ड्रोन्स के लिए नेविगेशन इक्विपमेंट दे रहा है। यह वेपन्स को और एक्यूरेट बनाता है। अब इसका हम इम्पैक्ट अगर देखें तो ईरान का डिफेंस एक्सपोर्ट
ग्लोबल सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज करेगा। रीजनल एक्टर्स के हाथ में सोफिस्टिकेटेड, चीप, बैटल प्रूवन वेपन्स आएंगे। यह सिर्फ मिडिल ईस्ट का मामला नहीं है, यह अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ एशिया तक ये फैलेगा। इंडिया को अपनी डिफेंस पॉलिसी इस नई रियलिटी के साथ डीकैलिब्रेट करनी होगी। इथेनॉल का उजला सपना, पानी का अंधेरा सच। जी हाँ, इंडिया ने E20 यानी 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है 5 साल पहले शेड्यूल से। यह अचीवमेंट असली है, लेकिन एक नई बहस भी असली है। फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने खुद डेटा दिया है कि 1 लीटर एथेनॉल राइस से बनाने में, जी हाँ, पॉज ले रहा हूं, कितना पानी लगता है सोच सकते हैं। अगर आपने सोच लिया तो कमेंट में लिखिए, मैं समझ के हैरान हो रहा हूं। 1 लीटर एथेनॉल राइस से बनाने में 10,790 लीटर पानी लगता है जी, 10,790 लीटर पानी लगता है, कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग मिलाकर। ये खबर, ये नंबर, ये डेटा, ये आंकड़ा हैरान कर देने वाला है कि 1 लीटर एथेनॉल राइस से बनाने में 10,790 लीटर पानी, 11,000 लीटर अप्रॉक्सीमेटली, कमाल है। मक्के में 4,670 लीटर, गन्ने में 3,630 लीटर। तो 2025-26 में सरकार ने इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए राइस एलोकेशन 52 लाख टन से बढ़ाकर 90 लाख टन करने का टारगेट रखा है। पंजाब और हरियाणा, जो इंडिया के सबसे बड़े राइस ग्रोइंग स्टेट्स हैं, वहां सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने 75% से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को ओवर एक्सप्लॉइटेड क्लासीफाई किया है। गन्ने से इथेनॉल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में बढ़ रहा है और वहां भी ग्राउंड वाटर स्ट्रेस है। दोस्तों, इथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया के लिए एक बड़ी एनर्जी अचीवमेंट है। इसे नकारना पूरी तरह से गलत होगा, लेकिन इसके हिडन कॉस्ट को इग्नोर करना भी गलत है। आइए इसके ट्रेड ऑफ को समझते हैं। एक तरफ 4 से 5 बिलियन डॉलर का एनुअल फॉरेन एक्सचेंज की बचत है, क्रूड इंपोर्ट कम होगा और किसानों को शुगर केन की, गन्ने की अच्छी कीमत मिलेगी, कार्बन एमिशंस कम होगा। और दूसरी तरफ जो राइस अभी एथेनॉल बना रहा है वो कहाँ से आ रहा है? FCI के स्टॉक से। FCI वो एजेंसी है जो PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाती है, यानी वो चावल जो गरीब की थाली में जाना था वो अब इंजन में जा रहा है। यह एक पॉलिसी चॉइस है, लेकिन जब हॉर्मुज क्राइसिस की वजह से ग्लोबल फूड प्राइसेस बढ़ रही हों तब यह चॉइस और भी संवेदनशील हो जाती है। और पानी का सवाल, पंजाब और हरियाणा में जो ग्राउंड वाटर है वो ग्लेशियर से आता है। वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा, जिस स्पीड से निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। IIT रिसर्चर्स ने बताया कि पंजाब में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अगले 10 से 15 साल में ग्राउंड वाटर खत्म हो सकता है अगर यही ट्रेंड जारी रहा। पॉलिसी सर्कल के एनालिसिस के अनुसार गन्ने को एथेनॉल में डाइवर्ट करने से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में रिटेल शुगर प्राइसेस पर अपवर्ड प्रेशर आ रहा है और E20 से फ्यूल एफिशिएंसी में 6% की कमी आती है। कंज्यूमर को वही माइलेज नहीं मिलती, यह एक साइलेंट टैक्स है। इसका मतलब यह नहीं है कि इथेनॉल प्रोग्राम बंद हो, इसका मतलब यह है कि अब 2G इथेनॉल यानी स्टेबल एग्री वेस्ट से बनने वाला इथेनॉल और तेजी से स्केल होना चाहिए। IOC का पानीपत 2G प्लांट ऑपरेशनल है, लेकिन यह स्केल अभी बहुत ही छोटा है। अब इसका इंपैक्ट देखते हैं तो इंडिया ने एनर्जी इंडिपेंडेंस का एक रास्ता बनाया है, लेकिन वो रास्ता अभी पानी और फूड सिक्योरिटी के खेत से होकर गुजर रहा है। जब तक 2G इथेनॉल स्केल नहीं होता यह टेंशन बनी रहेगी। हॉर्मुज बंद है, क्रूड महंगा है, इथेनॉल का प्रेशर और बढ़ेगा, इसलिए 2G की स्पीड बढ़ानी होगी। अब इसका हम बिग पिक्चर देखते हैं तो दोस्तों, आज 5 खबरें रहीं और एक बड़ा सच रहा। पीयूष गोयल ने $2 ट्रिलियन का टारगेट दिया, हॉर्मुज बंद है, इथेनॉल में पानी जा रहा है और मक्का एक नई रिवॉल्यूशन बन रहा है और ईरान ड्रोन्स बेचने की तैयारी में। ये 5 खबरें एक दूसरे से बहुत ही गहरे से जुड़ी हुई। आप इसको देखिए, हॉर्मुज महंगा, उसके बाद फर्टिलाइजर महंगी, उसके बाद फूड महंगा और उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज हर्ट और उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और उसके बाद क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट। इथेनॉल बढ़ा, पानी कम, चावल कम, फूड सिक्योरिटी चैलेंज और VCS सर्कल है दोस्तों। ये मक्का बढ़ा तो एनर्जी सिक्योर होगी, पोल्ट्री सस्ती होगी, न्यूट्रिशन बढ़ेगा, वर्चुअस साइकिल है।
ईरान वेपन्स अगर बेचे तो रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रेड रूट्स और अनसेफ होंगे और $2 ट्रिलियन का रास्ता और कठिन होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, एक पुरानी बात है, किसी ने कहा था कि इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, और आज हॉर्मुज इसका सबसे बड़ा सबूत है। एक स्ट्रेट बंद हुई और दुनिया के 4.5 करोड़ लोग भूख के करीब आ गए हैं। FAO ने कहा कि यह ईस्ट से वेस्ट और साउथ से नॉर्थ की तरफ फैलेगा। कार्नेगी इंडोमेंट ने लिखा, फर्टिलाइजर हैज लेस वैल्यू देन ऑयल, सो शिप्स प्रेफर ऑयल। कोई स्ट्रेटेजिक फर्टिलाइजर रिजर्व नहीं है जैसे ऑयल के लिए है। यह एक सिस्टमेटिक फेलियर है जिसे ग्लोबल लीडर्स ने दशकों तक इग्नोर किया है। इंडिया के सामने एक फिलोसफिकल सवाल है, क्या हम एनर्जी सिक्योर होना चाहते हैं या वाटर सिक्योर? क्या हम फूड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फ्यूल बनाना? क्या हम $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जब ग्लोबल ट्रेड रूट्स चल रहे हों या ट्रेड ऑफ्स नहीं हैं? यह चॉइसेस हैं और हर चॉइस का एक नतीजा होता है। इंडिया ने पिछले 10 सालों में इथेनॉल में जो अचीवमेंट की वो रियल है। $860 बिलियन का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड है, रियल है। कॉर्न एग्री बिजनेस की पोटेंशियल रियल है। लेकिन चाणक्य ने कहा था, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है आत्मसंतोष। तो $860 बिलियन से $2 ट्रिलियन तक जाना दोगुने से भी ज़्यादा है, और यह तब होगा जब हम हर एक वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करेंगे। हॉर्मुज की डिपेंडेंस को कम करने के लिए अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स रूट्स, एथेनॉल की वाटर हंगर को कम करने के लिए 2G, एथेनॉल की स्पीड, कॉर्न की यील्ड को वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट, और ईरान जैसे एक्टर्स के वेपन्स प्रोफाइलरेशन के लिए डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक रिस्पांस। दुनिया बदल रही है, ट्रेड रूट्स बदल रहे हैं, हथियार बदल रहे हैं, खाने का गणित बदल रहा है। जो देश इस बदलती दुनिया को सबसे पहले पढ़ेगा और सबसे पहले अडॉप्ट करेगा, वही देश $2 ट्रिलियन नहीं $3 ट्रिलियन भी कर लेगा। भारत के पास वो पोटेंशियल है, वो इंटेलिजेंस है, वो रेजिलेंस है। बस एक चीज़ चाहिए, जो बिग पिक्चर देखता है वही असल में आगे जाता है। यही है आज की बिग पिक्चर। धन्यवाद, नमस्ते।